नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही अहम चैप्टर 3 पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों पर गहराई से बात करने वाले हैं। नमस्कार। और हाँ, ये चर्चा खास तौर पर एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, तो हम परीक्षा के लिहाज से जो जरूरी बातें हैं उन पर खास ध्यान देंगे। कोशिश रहेगी कि टेक्स्ट बुक की बातें आसान और दिलचस्प लगें। बिल्कुल, हमारे पास एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर है और हमारा मकसद है इसे ठीक से समझना कि भाई ये राजनीतिक दल आखिर होते क्या हैं, इनका काम क्या है, भारत में ये सिस्टम कैसे बदला है, नेशनल और रीजनल पार्टीज क्या हैं, सब कुछ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये पॉलिटिकल पार्टीज आखिर हैं क्या? देखिए, आसपास हम कई तरह के ग्रुप्स देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सामाजिक काम करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज इनसे अलग कैसे हुई? अच्छा सवाल है। देखिए, टेक्स्ट बुक भी कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज वो भी एक तरह के सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं। सामाजिक संगठन। हाँ। अच्छा। पर हाँ, उनका जो मुख्य लक्ष्य और काम करने का तरीका वो उन्हें अलग बनाता है। कैसे? टेक्स्ट बुक साफ कहता है, जब कुछ लोग साथ आते हैं एक विचारधारा को मानते हुए और उनका मकसद होता है चुनाव लड़ना, कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। हाँ, चुनाव जीतना और फिर अपनी सरकार बनाना, मतलब पॉलिटिकल पावर हासिल करना। हाँ, तो ऐसे ग्रुप को राजनीतिक दल कहते हैं। यानी मेन फोकस पॉलिटिकल पावर पर है। बिल्कुल, यही उन्हें दूसरे सामाजिक संगठनों से अलग करता है, जिनका मकसद शायद समाज सेवा हो, पर सीधे सत्ता पाना नहीं। ठीक है, तो पावर में आना मेन एम है, पर सत्ता के लिए ये करते क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं? ये एसएससी एग्जाम के लिए जरूरी इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। टेक्स्ट बुक ने इनके कई काम बताए हैं। सबसे पहला और सबसे जाहिर वो है सत्ता हासिल करना, टू बी इन पावर, चुनाव लड़कर। हाँ, चुनाव के जरिए बहुमत पाना और सरकार बनाना। इसके लिए अलग अलग पार्टियां कम्पीट करती हैं। टेक्स्ट बुक कहता है लोकतंत्र में ये कंपटीशन ठीक है, बस फेयर होना चाहिए। और सत्ता पाने के अलावा सिर्फ जीतना ही तो काफी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा अहम काम है एक विचारधारा का पालन करना, टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। हर पार्टी की अपनी एक सोच होती है, नीतियां होती हैं, दुनिया को देखने का नजरिया होता है। इसी को आइडियोलॉजी कहते हैं। अच्छा, मतलब एक कोर बिलीफ सिस्टम। हाँ, कह सकते हैं। और इसी आइडियोलॉजी के आधार पर वो मुद्दों पर अपना पक्ष रखते हैं। जिन लोगों को ये विचारधारा सही लगती है वो पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ये पार्टी का मास बेस या जन समर्थन बन जाता है। पर टेक्स्ट बुक में ये भी लिखा है कि आजकल विचारधाराओं में फर्क करना मुश्किल हो गया है। इसका क्या मतलब? हाँ, ये एक अहम ऑब्जर्वेशन है। टेक्स्ट बुक का इशारा है कि कई बार पार्टियां शायद चुनाव जीतने के लिए अपनी कोर आइडियोलॉजी से थोड़ा हटकर मिलती जुलती बातें करने लगती हैं। इससे उनके बीच का फर्क धुंधला जाता है। हाँ, इंटरेस्टिंग पॉइंट। खैर, तीसरा फंक्शन इसी आइडियोलॉजी से जुड़ा है, पार्टी एजेंडा तय करना, टू हैव अ पार्टी एजेंडा। एजेंडा यानी कार्यक्रम। हाँ, अपनी विचारधारा के आधार पर वो एक प्लान बनाते हैं कि अगर पावर में आए तो क्या क्या करेंगे। ये उनका एजेंडा होता है। और अगर पावर में नहीं भी है तो भी इसी एजेंडे के आधार पर लोगों का समर्थन मांगते हैं। मतलब एक तरह का वादा या रोड मैप। हाँ, रोड मैप कह सकते हैं। फिर चौथा फंक्शन है सरकार स्थापित करना, टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट। जो पार्टी चुनाव में मेजॉरिटी ले आती है वो सरकार बनाती है, और जो हार जाती है वो विपक्ष में बैठती है। ऑपोजिशन पार्टीज, उनका काम भी बहुत जरूरी है। सरकार पर नजर रखना, सवाल पूछना, ये भी लोकतंत्र का हिस्सा है। और एक आखिरी फंक्शन बताया था आपने, सरकार और जनता के बीच कड़ी बनना। हाँ, पांचवा फंक्शन, सरकार और जनता के बीच कड़ी बनना, टू एक्ट एज अ लिंक। ये बहुत जरूरी है। पार्टियां ही आम लोगों की मांगें, उनकी शिकायतें सरकार तक पहुंचाती हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो स्कीम्स हैं, उनके बारे में लोगों को बताती हैं, उनका समर्थन जुटाती हैं। जैसे मीटिंग करना, यात्राएं निकालना, ये सब इसी का हिस्सा है। ठीक है, तो मतलब ये पार्टियां सिर्फ चुनाव नहीं लड़ती, आइडियोलॉजी, एजेंडा, सरकार चलाना, विपक्ष बनना और जनता से जुड़ना, ये सब इनके काम है। एसएससी के लिए ये 5 फंक्शंस जरूर याद रखने चाहिए। बिल्कुल। अब भारत की बात करते हैं। यहाँ तो पार्टियों की भरमार है। क्या हमेशा से ऐसा ही था? भारतीय पार्टी सिस्टम कैसे बदला है? टेक्स्ट बुक क्या कहता है इस बारे में? नहीं, हमेशा से ऐसा नहीं था। आजादी के बाद तस्वीर काफी अलग थी।
टेक्स्ट बुक इसे कुछ स्टेजेस में समझाता है। अच्छा। में और ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा था। मतलब दूसरी पार्टियां थी ही नहीं? थी, लेकिन कांग्रेस बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, उसे चुनौती देना मुश्किल था। इसी को टेक्स्ट बुक सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम कहता है। पर ये दबदबा टूटा तो होगा कभी? हाँ बिल्कुल। टेक्स्ट बुक बताता है कि 1977 में एक बड़ा बदलाव आया, जब कई गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा और कांग्रेस को हराया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद धीरे धीरे गठबंधन का दौर शुरू हुआ, खासकर 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद। टेक्स्ट बुक कहता है कि तब से किसी एक पार्टी को अकेले बहुमत मिलने मुश्किल होता गया। तो फिर सरकारें कैसे बनी? कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाने लगीं, जिन्हें हम गठबंधन सरकार या कोalition गवर्नमेंट्स कहते हैं। और टेक्स्ट बुक ये भी कहता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही ऐसी गठबंधन सरकारी बनाई हैं। सरकारें अनस्टेबल नहीं होती, टेक्स्ट बुक क्या कहता है? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि टेक्स्ट बुक इससे सहमत नहीं है। वो कहता है कि ये धारणा कि गठबंधन सरकारें अस्थिर होती हैं, ये भारत में गलत साबित हुई है। अच्छा, कैसे? टेक्स्ट बुक का मानना है कि बल्कि इस गठबंधन व्यवस्था ने इंडियन पार्टी सिस्टम को स्टेबिलिटी दी है, शायद इसलिए कि इसमें सबको साथ लेके चलना पड़ता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। सिंगल पार्टी डोमिनेंस से मल्टी पार्टी कोएलिशन सिस्टम तक का सफर। अच्छा, टेक्स्ट बुक में दुनिया के दूसरे पार्टी सिस्टम्स का भी जिक्र है क्या? हाँ, एक छोटे से बॉक्स में बताया है। 3 तरह के सिस्टम होते हैं। 1 पार्टी सिस्टम जहां बस एक ही पार्टी का राज हो, 2 पार्टी सिस्टम जहां मुख्य मुकाबला 2 पार्टियों में हो, और मल्टी पार्टी सिस्टम जहां कई पार्टियां हों और अक्सर गठबंधन बने। भारत अब इसी मल्टी पार्टी सिस्टम में आता है। राइट, ये जानना जरूरी है। वैसे टेक्स्ट बुक में गांधी जी, विनोबा भावे, जेपी नारायण के पार्टीलेस डेमोक्रेसी मतलब दल विहीन लोकतंत्र का भी जिक्र है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। खैर, उस पर फिर कभी। फिलहाल नेशनल पार्टीज पर आते हैं। किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, ये एसएससी में पूछ सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल पूछ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके लिए कुछ कंडीशंस तय की हैं। टेक्स्ट बुक 2016 के नोटिफिकेशन का हवाला देता है। नेशनल पार्टी बनने के लिए 2 में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती है। ओके, पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है कि पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में जितने भी वैलिड वोट्स पड़े, उसका कम से कम 6% मिला हो। 6% वोट 4 राज्यों में? और साथ ही पिछले लोकसभा चुनाव में उसके कम से कम 4 सदस्य लोकसभा में चुने गए हों। ये तो काफी मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि पार्टी का असर कई राज्यों में होना चाहिए। और दूसरी शर्त, अगर ये पूरी ना हो तो दूसरी शर्त है कि पार्टी के उम्मीदवार पिछले लोकसभा चुनाव में कुल लोकसभा सीटों की कम से कम 2% सीटों पर जीते हों। 2% सीटें? हाँ, और ये जीते हुए सदस्य कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से होने चाहिए। मतलब जीत सिर्फ एक राज्य में सिमटी ना हो। बाप रे, ये कंडीशंस तो याद रखनी पड़ेंगी। चलिए, अब टेक्स्ट बुक में जिन नेशनल पार्टीज का जिक्र है उन पर बात करते हैं। कौन कौन सी हैं? ठीक है। टेक्स्ट बुक में 2019 तक मान्यता प्राप्त कुछ प्रमुख राष्ट्रीय दलों का जिक्र है। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, 1885 में बनी सबसे पुरानी पार्टी। टेक्स्ट बुक कहता है शुरू में यह आजादी के आंदोलन का मंच थी, आजादी के बाद सबसे डोमिनेंट पार्टी रही। विचारधारा टेक्स्ट बुक के अनुसार सेक्युलरिज्म, सबका विकास, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के अधिकार, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सामाजिक बराबरी, अंतर्राष्ट्रीय शांति। ठीक है, और फिर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, 1925 में बनी मार्क्सवादी विचारधारा, मजदूरों श्रमिकों के हितों की बात करती है, पूंजीवाद का विरोध। टेक्स्ट बुक में जिक्र है कि 1964 में पार्टी टूट गई और CPI मार्क्सिस्ट बनी। हाँ, ये टूट क्यों हुई थी? टेक्स्ट बुक बताता है कि चीन और सोवियत संघ में से किसका नेतृत्व माने, इस पर मतभेद थे। अच्छा। फिर भारतीय जनता पार्टी? हाँ, BJP। टेक्स्ट बुक कहता है इसकी जड़ें 1951 के भारतीय जनसंघ में है, जो 1977 में जनता पार्टी में मिल गया था। फिर 1980 में BJP बनी। टेक्स्ट बुक के अनुसार पार्टी प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण पर जोर देती है और आर्थिक सुधारों को महत्व देती है। ओके, और CPI से अलग होकर बनी CPIM? हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, CPIM, 1964 में बनी। टेक्स्ट बुक के मुताबिक ये समाजवाद, सेक्युलरिज्म, लोकतंत्र का समर्थन करती है, साम्राज्यवाद का विरोध, किसान मजदूरों के हितों की बात। और पार्टियां? बहुजन समाज पार्टी BSP, 1984 में स्थापित,
टेक्स्ट बुक कहता है ये बहुजन समाज, जिसमें एससी, एसटी, धार्मिक अल्पसंख्यक, ओबीसी आते हैं, उनके हितों की बात करती है। लक्ष्य है सत्ता बहुजन के हाथ में लाना। फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी 1999 में कांग्रेस से अलग होकर बनी। टेक्स्ट बुक के अनुसार ये लोकतंत्र, गांधीवादी सेक्युलरिज्म, समानता, सामाजिक न्याय, संघवाद में विश्वास रखती है। महाराष्ट्र और केंद्र में गठबंधन का हिस्सा रही है। और आखिर में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC 1998 में बनी, 2016 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। टेक्स्ट बुक के अनुसार ये लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म और कमजोर वर्गों के हितों की बात करती है। वाह, काफी सारी नेशनल पार्टीज हैं और सबकी अपनी विचारधारा, अपना इतिहास। एसएससी के लिए इनके नाम, स्थापना वर्ष और टेक्स्ट बुक वाली मुख्य विचारधाराएं याद रखना जरूरी है। टेक्स्ट बुक में 2009 और 2014 के चुनावों की सीटें भी दी हैं। बिल्कुल, वो टेबल भी देख लेना चाहिए। अब नेशनल पार्टीज के अलावा रीजनल पार्टीज यानी क्षेत्रीय दलों पर आते हैं। ये क्यों बनती हैं? इनका क्या रोल है? हाँ, रीजनल पार्टीज। देखिए, भारत इतना विविध देश है। भाषा, संस्कृति, परंपराएं, भूगोल सब अलग अलग। टेक्स्ट बुक कहता है कि लोगों में अपने क्षेत्र, अपनी पहचान को लेकर एक स्वाभाविक लगाव होता है। बिल्कुल। जब ये लगाव भाषा, साहित्य, इतिहास या किसी आंदोलन से जुड़ता है तो क्षेत्रीय अस्मिता यानी रीजनल आइडेंटिटी की भावना मजबूत होती है। इसी से जन्म होता है क्षेत्रवाद का, रीजनलिज्म का और फिर क्षेत्रीय दलों का। तो ये दल सिर्फ अपने क्षेत्र पर फोकस करते हैं? हाँ, मुख्य रूप से रीजनल पार्टीज वो हैं जो किसी खास इलाके में अपनी पहचान रखती हैं और उसी क्षेत्र के विकास और मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती हैं। पर टेक्स्ट बुक ये भी कहता है कि राष्ट्रीय राजनीति में, खासकर कोलिशन के जमाने में, इनका असर बहुत बढ़ जाता है। वो कैसे? वो केंद्र सरकार से अपने क्षेत्र के लिए ज्यादा फंड्स, ज्यादा अधिकार यानी ऑटोनॉमी मांगते हैं। अच्छा, क्या इन क्षेत्रीय दलों की मांगें हमेशा एक जैसी रही हैं या इनमें भी कोई बदलाव आया है? बदलाव आया है। टेक्स्ट बुक के अनुसार इसके भी कुछ चरण रहे हैं। जैसे? पहला चरण था आजादी के बाद का। तब कुछ दल सेपरेटिस्ट यानी अलगाववादी मांगे कर रहे थे, जैसे द्रविडिस्तान या खालिस्तान, मतलब भारत से अलग होना चाहते थे। ओहो। दूसरा चरण आया 1990 के बाद। टेक्स्ट बुक कहता है तब ज्यादातर दलों ने अलगाववाद छोड़ दिया। अब वो भारत के अंदर ही अपने राज्य के लिए ज्यादा ऑटोनॉमी मांगने लगे। और अब तीसरा चरण? अब जैसा टेक्स्ट बुक बताता है, मुख्य जोर क्षेत्र के विकास, डेवलपमेंट पर है। दल चाहते हैं कि उनके इलाके के लोगों को राज्य और देश दोनों स्तर पर सत्ता में हिस्सेदारी मिले। टेक्स्ट बुक नॉर्थ ईस्ट के दलों का उदाहरण देता है जो अब नेशनल मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। ये समझना जरूरी है कि इनका एजेंडा कैसे बदला है। चलिए कुछ प्रमुख क्षेत्रीय दलों के उदाहरण देखते हैं, खासकर महाराष्ट्र के संदर्भ में जो एसएससी स्टूडेंट्स के लिए अहम है। हाँ, महाराष्ट्र की बात करें तो टेक्स्ट बुक में शिवसेना का जिक्र प्रमुखता से है। 1966 में बनी। टेक्स्ट बुक के अनुसार उद्देश्य मराठी लोगों के हक की रक्षा, मराठी भाषा को बढ़ावा और दूसरे राज्यों से आए लोगों का विरोध, जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा है। 1995 में बीजेपी के साथ मिलकर पहली बार सत्ता में आई, 2014 के बाद भी सत्ता में रही। ठीक है, और महाराष्ट्र के अलावा देश के दूसरे हिस्सों से? टेक्स्ट बुक कुछ और दलों का नाम लेता है। शिरोमणि अकाली दल, साड पंजाब का पुराना दल 1920, धार्मिक और क्षेत्रीय पहचान पर जोर। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस NC, कश्मीर का मुख्य दल 1932, कश्मीरी हितों और राज्य की ऑटोनॉमी की बात। असम गण परिषद AGP, असम का दल 1985 के असम समझौते से बना, बाहरी लोगों की समस्या, असम की पहचान और विकास पर जोर। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK, तमिलनाडु का बड़ा दल, इसकी जड़ें जस्टिस पार्टी, गैर ब्राह्मण आंदोलन में है, तमिल पहचान की रक्षा पर जोर। केंद्र में भी गठबंधन का हिस्सा रही है। DMK से ही AIADMK भी निकली। हाँ, टेक्स्ट बुक कहता है 1972 में DMK से एक गुट अलग होकर AIADMK बना। और हाँ, टेक्स्ट बुक में महाराष्ट्र विधानसभा 2009 और 2014 का एक चार्ट भी है। उसमें शिवसेना के अलावा MNS, PWP, RPI के गुट, SP, BVA, RSP, AMIM और भी कई छोटे दलों का जिक्र है।
दिखाता है कि महाराष्ट्र में भी कितनी रीजनल डाइवर्सिटी है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब साफ है कि इंडियन पॉलिटिक्स सिर्फ नेशनल पार्टीज के भरोसे नहीं चलती। ये रीजनल पार्टीज राज्यों में और अब केंद्र में भी बहुत पावरफुल हैं, खासकर गठबंधन सरकारों में। बिल्कुल। तो आज हमने पॉलिटिकल पार्टीज पर काफी बातें की। वो क्या हैं, उनके काम क्या हैं, भारत का पार्टी सिस्टम कैसे बदला, नेशनल पार्टी कैसे बनते हैं, प्रमुख नेशनल और रीजनल पार्टीज कौन सी हैं, सब कुछ एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक के नजरिए से। हाँ, और परीक्षा के लिए कुछ बातें खास याद रखनी है। पार्टियों के 5 फंक्शंस, पार्टी सिस्टम के टाइप्स और भारत में उसका एवोल्यूशन, नेशनल पार्टी बनने की इलेक्शन कमीशन की शर्तें, वो 6% वोट और 4 सीट वाली, मुख्य नेशनल पार्टीज के नाम, स्थापना वर्ष और विचारधारा टेक्स्ट बुक के अनुसार, रीजनल पार्टीज क्यों बनती हैं और उनका एजेंडा कैसे बदला है, महाराष्ट्र के संदर्भ में शिवसेना और अन्य दलों की जानकारी। उम्मीद है ये चर्चा एसएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होगी। पॉलिटिकल पार्टीज का चैप्टर अब शायद थोड़ा और आसान लगा होगा। और जाते जाते एक सवाल, टेक्स्ट बुक में गांधी जी, विनोबा भावे, जेपी के पार्टीलेस डेमोक्रेसी का जिक्र है, दल विहीन लोकतंत्र। आज की राजनीति में जहां पार्टियां इतनी हावी हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? ये विचार आज कितना रेलेवेंट है? वाकई सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।